हेलो मेरे कमांडोज और मेरे गुड्डा गुड़ियों। आगे है आपका अमृत भैया फिर से आपके सामने एक प्यारा सा सब्जेक्ट लेके। जो आपने कमेंट किया था कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट समझा दो, भैया मैग्नेट समझा दो, मैग्नेट से करंट कैसे आ जाता है ये समझा दो। तो आपके सीबीसी सागर चैनल के थ्रू आपका अमृत भैया फिर से आपके सामने एक प्यारे से चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेके आपके सामने हाजिर है। आपने हमें बहुत प्यार दिखाया है, इसीलिए आपके कमेंट के अनुसार मैंने कहा कि नहीं, पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को छोड़ के मैग्नेट, चूंकि मैग्नेट लास्ट में आता है तो बहुत सारे बच्चों का वो डाउट रह जाता है, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाने की वजह से वो छूट जाता है। इसलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी को बाद में ले लेंगे, पहले मैग्नेट को खत्म कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जो रिलेशन है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत कम ही रिलेशन ऐसे आएंगे जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझाऊंगा, और आपको पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट आपके दिमाग में फुटप्रिंट की तरह, बिल्कुल कॉपी प्रिंट की तरह, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरे जेरॉक्स की तरह आपके दिमाग में छाप दूंगा। आपका अमृत भैया आपके सामने ये वादा किया है कि आपको ये जो इस बोर्ड पे पढ़ाएगा वो आपके बोर्ड में आएगा तो आएगा, और इस बात का प्रॉमिस हमारा है। बस आप अपना सहयोग इस बोर्ड के साथ दिए रहिए, बस आप ध्यान दीजिएगा तो आपको चीज मिल जाएगी। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एक शायरी फील हो जाए, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है बाहर में, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस ठंड को बहाना बना के बैठे हुए हैं। आप जैसे बच्चे, एक सेकंड बच्चा, आप जैसे बच्चे जो इस ठंड का बहाना बनाकर बैठे हुए हैं कि अरे बहुत ठंड है, ठंड के बाद पढ़ लेंगे, तो एक शायरी आपके लिए है। एक शायरी क्या है वो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, परदेश में है वो किससे रजाई मांगे। मैंने आपके लिए बोला कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ये आपका बहाना है। लेकिन जो आपके फादर, जो आपके गार्जियन बाहर पैसा कमा रहे हैं, दूसरे जगह पे है या जॉब कर रहे हैं, वो किससे रजाई मांगे। वो तो अपना कंबल अपनी रजाई छोड़ के जा रहे हैं ना ड्यूटी करने के लिए, वो आपके लिए पैसा लाने जा रहे हैं ना। तो आप उनकी इस बात को कद्र करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और बस कुछ महीनों की बात है, आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप थोड़ा सा आराम कर लेना, क्योंकि लाइफ बहुत सारा, अब हमेशा लाइफ में स्ट्रगल ही करना है, तो थोड़ा सा आराम कर लेना। लेकिन अभी जो ठंड है ना, ये ठंड को ठंड मत समझो। और बाहर बहुत सारा कुहासा है, अभी लगभग 12 बजने जा रहे हैं और बाहर पूरा कुहासा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। ठंड में भी आपका भैया आपके सामने वीडियो लेके आ रहा है ना, तो आपका काम है कि बस वीडियो देखिए और कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए और अपना रिवीजन करते चलिए। चलिए बहुत टाइम बिताते हुए नहीं, हम लोग जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत होती कहां से है पता है? अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, आपको याद कराने की कोशिश करूं, तो ऐसा बुक में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं समझाने की। हैन क्रिस्टन ऑस्टर्ड, सिर्फ ऑस्टर्ड याद रखेंगे। ये ऑस्टर्ड जो है ना, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन बचपन में ऐसे कहानी हम बना रहे हैं, ऐसा एक रूपरेखा तैयार करें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बचपन में ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ खेल रहे थे, और चूंकि इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ खेल रहे थे तो उनके आसपास में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, जैसे कंपास रखा हुआ था, बल्ब रखा हुआ था, बैटरी रखे हुए थे, स्विच रखा हुआ था, ऐसा बहुत सारा कुछ रखा हुआ था। जैसे ये सर्किट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, बैटरी, बल्ब, स्विच, कंपास, ये सारा कुछ उनके सामने में था। उन्होंने क्या किया, स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करके, और जैसे बचपन में खेलते ना, बॉल को ऑन ऑफ करना, ऑन ऑफ करना, ऑन ऑफ करना हमारी आदत होती है, तो ऑस्टर्ड साहब की भी बचपन में आदत थी, वो भी ऐसे खेल रहे थे। और खेलते खेलते उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो ये जो बगल में जो कंपास रखा हुआ है, जो उनके बगल में रखा हुआ है, उनके सर्किट के बगल में रखा हुआ है, वो बार बार डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। उसके जो निडल्स होते हैं वो बार बार ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। औसत साहब के मन में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका। उन्होंने देखा कि जैसे ही ये नॉर्मल है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया ये डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे हो गया, और जब तक हम ऑन रखें तब तक ये ऐसा ही है, जैसे हमने स्विच ऑफ किया फिर ये डिफ्लेक्ट हो गया। मींस जो अच्छा, उन्होंने फिर ये बार में सोचा कि जो कंपास होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर पे ही काम करता है। उसके आसपास में अगर कोई मैग्नेट जैसा कोई सबस्टांस आएगा तभी वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसके बारे में उनको आइडिया था। लेकिन अभी जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है वो थोड़ा सा उनको चिंतित करता है। फिर उनको समझ में आता है कहीं इस इलेक्ट्रिसिटी में ही तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, जो हम करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, उसी की वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर रहे हैं वही इसका रीजन है डिफ्लेक्शन का,
मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या? तो उन्होंने इस चीज को देखा और कंक्लूड किया, हाँ जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। देखिए उन्होंने क्या डिस्कवर किया। इन 1820 he discovered that a compass needle got deflected when a current carrying metallic conductor is placed nearby it. According to him, deflection of compass needle was due to its magnetic field produced by the electric current flowing in the कंडक्टर। उन्होंने बोला कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसके वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाद में वही इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट के बाहर में मैग्नेटिक इफेक्ट का रोल ले रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, वही बोला गया कि ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मैं ऑस्टेड ने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इसके आसपास में कुछ ऐसा फील्ड क्रिएट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके पास में अगर हम मैग्नेट ले जाएंगे तो वो कुछ बिहेवियर दिखाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब है जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है। आपकी बात समझ में आई? जो करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो फिर सोचा कि अच्छा इतने तो बात समझ में आ गई, मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट एक ऐसा सबस्टांस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे सबस्टांस को अपने में अट्रैक्ट कर लेता है। अब आपको बेसिक से ये बात पहले से पता होगा, क्लास 6, 7, 8 से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि मैग्नेट क्या होता है। इसके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। लाइक पोल्स क्या होता है? लाइक पोल्स रिपल्सन शो करता है। जब दो लाइक पोल्स को पास में लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल कर देगा। जैसे मान लो कि ये है नॉर्थ पोल, ऐसा हम इस पर लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और इधर है मेरा नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल। आपको देखो थोड़ा सा उल्टा राइटिंग हो गया, लेकिन बस आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को चिपकेगा नहीं, इनमें क्या होगा? रिपल्सन शो होगा। अगर हम इसको ऐसा पलट कर लाए साउथ पोल तो भी रिपल्सन होगा। अगर ऐसा हो जाए कि नॉर्थ पोल के साथ इधर का ये क्या है? साउथ पोल है, नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल आए तो ये फटाक से चिपक जाएगा। मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक से आप बहुत पहले से ये बात जानते आए हो, इसमें आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने की जरूरत है कि आखिर मैग्नेट के अंदर में दो पोल्स कैसे डिस्कवर हुए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही क्यों आया, दूसरे मैग्नेट्स के दूसरे पोल्स को क्यों नहीं बोला गया। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक बार मैग्नेट को ऐसे धागे से पकड़ के लटकाया गया और पूरा घुमा दिया गया, पूरा घुमा के छोड़ दिया गया। कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये घूम के ऐसे घूमते आके ऐसे खड़ा हो गया। इधर में नॉर्थ, इधर में साउथ है, तो नॉर्थ साइड में जो था उसको नॉर्थ पोल कहा गया, जो साउथ साइड में था उसको साउथ पोल कहा गया। यहीं से नॉर्थ एंड साउथ पोल का डिस्कवर होता है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल को हम अपनी तरह से कहते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट का वो पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो नॉर्थ पोल, मैग्नेट का वो साइड जो साउथ डायरेक्शन में वो साउथ पोल। ये बेसिक सी बातें थी। जैसे अगर हम बोले कि एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और दूसरा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये दोनों अपोजिट पोल्स हैं, तो अपोजिट पोल्स में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे अपने तरफ से, ये दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे। और अगर ऐसा हो कि एक नॉर्थ पोल साउथ पोल और साउथ पोल नॉर्थ पोल हो, या साउथ पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, ये दोनों कंडीशन में क्या है? लाइक पोल्स है। साउथ साउथ क्या करता है? रिपल्सन। नॉर्थ रिपल्सन, लेकिन साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्शन शो करता है। तो रिपल्सन, अट्रैक्शन, ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो थी क्या बोलते हैं मैग्नेट्स के बारे में, तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। इस स्लाइड में थोड़ा सा हैंड क्रिस्टल नॉस्ट्राइड के बारे में था, तो आपने जो समझ लिया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में चल के हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और अपने नेक्स्ट स्लाइड में हमने अपनी मैग्नेट के ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को देखा था। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि ऑस्टेड ने क्या बताया था? ऑस्टेड ने ये बताया था कि जैसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो करता है, उसके बगल में कोई कंपास रखा हुआ था, वो कंपास भी डिफ्लेक्ट कर रहा था। किसकी तरह? वो कंपास भी डिफ्लेक्ट कर रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था उसमें। ये वो शो कर रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था। अब आते हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, उसकी बात करते हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ये है कि कोई एक मैग्नेट अपना दबदबा कितने दूर तक बना के रखा है
उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कोई मैग्नेट अपना दबदबा कितने दूर तक बना के रखा है, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कोई एक बाहुबली इंसान है या कोई एक विधायक है, किसी विधायक का एक अपना क्षेत्र होता है, कोई एक बाहुबली इंसान है जिसका क्षेत्र होता है। जैसे मैं छपरा का हूं तो छपरा, मान लो कि मैं ही बाहुबली हूं, वैसे हूं नहीं, तो छपरा का मैं एक बाहुबली हूं और मेरा एक रेंज है। अगर कोई लफड़ा होता है, कोई कुछ भी होता है, या मान लो एसपी की बात करते हैं, एक कप्तान की बात करते हैं, जिले के कप्तान की बात करते हैं, तो उनका एक फील्ड होता है, उनका एक एरिया होता है जिसमें वो अपनी पावर को दिखा सकते हैं। वो दूसरे एरिया में जाके, दूसरे इलाके में जाके अपनी पावर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनका एरिया अपना डिफाइंड है, उनके पास अपना एक क्षेत्र है। तो वैसे ही मैग्नेट के पास एक अपना क्षेत्र होता है जिसमें वो अपनी पावर को दिखाता है। अपनी पावर मतलब अपने प्रेजेंस को दिखाता है कि भाई मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं, मतलब मेरा ये क्षेत्र है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया है जिसमें मैं अपना फोर्स दिखाता हूं। अब सिंपल भाषा में समझ लें मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ वो ऐसा एरिया जिसमें कोई भी सबस्टांस, मैग्नेटिक सबस्टांस अगर आने की कोशिश करता है, ये मैग्नेट बताता है कि मैं बैठा हूं, ये मेरा क्षेत्र है, आप हमारे क्षेत्र में इंटर कर रहे हैं। तो क्या है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सिंपल भाषा समझ लो, एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट इसके पास में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लाते तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दूर नजदीक लाए, यहां लाते ही चिपक गया, या यहां लाते ही इसके बीच में फोर्स दिखना शुरू हुआ। मतलब कोई एक ऐसा रीजन होगा, आउटर सरफेस होगा। जैसे अगर बात करें तो ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया ऐसा है, इसके अंदर में बहुत सारी ये ऐसा एरिया है जिसमें मैग्नेट अपना एरिया, अपना फील्ड दिखाता है, अपना डिटेक्शन पावर दिखाता है कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, मैं इसमें का बाहुबली हूं, मेरा क्षेत्र है। कोई मैग्नेट यहां रखा हुआ है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके क्षेत्र में नहीं जा रहा है। या मैग्नेटिक सबस्टेंस, अगर ये मैग्नेट हुआ तो हो सकता है, क्योंकि इसका भी अपना फील्ड होगा तो क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक सबस्टेंस जैसे एक आयरन है, तो हम इसको यहां रखें तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अभी हम इसको यहां से उठा के हमने क्या किया, इसको बस सिंपली यहां रख दिया। जैसे ही इस फील्ड के अंदर घुसाए तो इसके ऊपर फोर्स दिखने लगा, मैग्नेट अपना फोर्स दिखाने लगा। इसका मतलब इस मैग्नेट अपना फोर्स जब किसी मैग्नेटिक सबस्टेंस में दिखाता है कि मैं इधर प्रेजेंट हूं, उस पूरे एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस पूरे फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, कैपिटल बी से। जैसे फोर्स को एफ से, मास को एम से, एक्सेलरेशन को ए से करते हैं, वैसे इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर एरो क्या है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। एरो ऊपर रिप्रेजेंट करने का मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। अभी टेस्ला तो आपको नहीं पढ़ रहा है। टेस्ला जब 12th क्लास में जाओगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि टेस्ला क्या होता है, गॉस क्या होता है। और ये पूरा जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी जब हम निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, किस जगह पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फिर हम उसको टेस्ला में डिफाइन करते हैं कि टेस्ला क्या है। तो इसका यूनिट क्या है? टेस्ला है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका यूनिट होना ऑब्वियस सी बात है कि होगा। तो जरूरी नहीं कि सारे क्वांटिटी का क्या बोलते हैं वो यूनिट होगा। कुछ ऐसे यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके कोई क्वांटिटी नहीं होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यूनिट क्या है इसका? टेस्ला यूनिट है। नेक्स्ट क्या है? अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मतलब एक इमेजिनरी लाइन ऐसा था, देखिए पहले क्या किया गया, पहले सोचा गया था मैग्नेट के फील्ड लाइंस के बारे में। एक मैग्नेट को लिया गया और उसके पीछे आयरन का बुरादा, जो आयरन फिलिंग्स के नाम से आप जानते होंगे, उस आयरन के बुरादा को इसके चारों तरफ ऐसे छीटा गया। ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे नहीं, स्प्रे तो नहीं बोलेंगे, ऐसे छीटा गया इसके चारों तरफ। तो क्या हुआ, कुछ पैटर्न, कुछ डेफिनेट पैटर्न में ये फॉलो कर लिया, कुछ डेफिनेट पैटर्न बना लिया। देखो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होगा, कुछ डेफिनेट पैटर्न बना लिया। उस पैटर्न के अनुसार देखा गया कि कुछ लाइंस ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं दिखा कि नॉर्थ से निकल के मतलब शुरू हुआ यहां से और यहां पे जाके खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा लग रहा था कि एक लाइन नॉर्थ से शुरू हुआ और साउथ पे जाके खत्म हो रहा है, यहां से निकल रहा है और खत्म हो रहा है। उस इमेजिनरी लाइन को हमें दिख नहीं रहा है। एक मैग्नेट है, इसके भी फील्ड लाइंस है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा है जब तक हम आयरन फिलिंग्स नहीं डालेंगे। तो उस इमेजिनरी लाइन को, मैग्नेट के चारों तरफ के इमेजिनरी लाइन को, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेट के चारों तरफ, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, मान लो ये बार मैग्नेट है, मैंने इसके ऊपर आयरन फिलिंग डाले, आयरन फिलिंग एक पैटर्न फ्लो कर लिया, एक पैटर्न बना लिया। उस पैटर्न के थ्रू हमें पता चला कि इसके मैग्नेट क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसके अंदर में कुछ लाइंस है इमेजिनरी, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, ये नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहा है, यहां से इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है, और साउथ से नॉर्थ में अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेट के अंदर में होता है ना, साउथ से नॉर्थ, बाकी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, कोई दिक्कत, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो इधर में लिखा हुआ है सारा कुछ, आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला क्या लिखा हुआ है, जो मैंने अभी समझा दिया, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल में खत्म हो जाता है, एंड इट एंड एट अ साउथ पोल, एंड एंड एट अ इट्स ए साउथ पोल, मतलब साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ ही जा रहा है? क्या किसी ने देखा है कि नॉर्थ पोल से लाइन निकली और साउथ पोल में जाके खत्म हो गई? हमने अगर मैग्नेट बनाया, तो हमने तो ऐसे लिखा, ये नॉर्थ से गया साउथ की तरफ घुस गया, हमने तो ऐसा बना दिया। लेकिन क्या जब लाइंस बनती हैं, जब आयरन फिलिंग्स हम डाल रहे थे, तो क्या वो सही में नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ जाते हुए दिखाई दिया? नहीं, ऐसा बाय कन्वेंशनल रखा गया है, बाय कन्वेंशन। इसके पीछे की एक थ्योरी है, वो लगी, क्या थ्योरी बोला गया कि अगर एक नॉर्थ मैग्नेट रखे हैं, देख लेते हैं इस थ्योरी क्या है। ये थ्योरी 100% क्या है, ये बिल्कुल सत्य है नहीं, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं। क्या है, जैसे एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एक ऐसा मैग्नेट लेके आते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल को लाके यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, तो क्या करेगा, ये दोनों सेम पोल है ना, सेम पोल है, तो इस पर अट्रैक्ट रिपल्सन होगा, इधर में इधर दिखाई दिया। अगर इस नॉर्थ को यहां लाकर रख दिए तो इधर यहां शो हो रहा है, मतलब अगर इसको यहां लाकर रख दिए तो अट्रैक्शन शो हो रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये नॉर्थ से निकल रहा है, ऐसे जाके साउथ की तरफ घुस जा रहा है। ये था। लेकिन क्या ये बात सत्य है कि किसी मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल सिर्फ डिफाइन कर पाएंगे हम? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल डिसाइड कर सके, या मैग्नेट का कोई एक पोल डिफाइन किया जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये पूरी कॉन्सेप्ट, ये पूरी थ्योरी क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बाई कन्वेंशनल कह सकते हैं। बाई कन्वेंशनल कहने का मतलब क्या? थोड़ा सा फोन ऐसे शेक हुआ ना गाइस, थोड़ा सा फोन ऐसे शेक हुआ, क्योंकि ये जो मेरे नीचे में मैंने चटाई रखी है ना, ताकि मेरे पैर में ठंड ना लगे, उसकी वजह से है, हुआ है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो हमने ये बोला कि ओरिजिनेट करता है कहां से? नॉर्थ पोल से, और एंड करता है साउथ पोल पे। पहले पॉइंट समझ में आ गई। दूसरी पॉइंट क्या होगा, दिस लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये लाइंस क्लोज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल से लाइन निकला और इधर ही कहीं बीच में खत्म हो गया, ऐसा यहां तक गया ही नहीं, यहीं पे खत्म होकर रह गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्लोज, पहले कंटिन्यूअस और फिर क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, मतलब ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपली बताएं तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करते हैं, एक क्लोज लूप बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे यहां से निकला और ऐसे जाके फिर ऐसे मिल गया, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। आप देखो तो इसको, इसमें क्या दिख रहा है, जो पोल्स के पास में जब यहां से क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, तो कितने क्राउडेड दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे लाइन यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और उस इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे लाइन इस पोल्स के पास से बहुत सारा लाइन निकलते हुए दिखाई दे रहा है, ओरिजिनेटेड होते हैं या एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। सिंपल बात है, इट दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। मैं ऐसे हाथ किया और मेरा मार्कर चला गया। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। पोल्स के पास में बहुत ज्यादा क्राउड होते हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दो जो है ना, ये VVI है, ये VVI है, याद कर लो मेरे गाइस, मेरे कमांडोज याद कर लो इसको, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी तक जितने हमने पढ़ा ये बेसिक सा था, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं क्या, three lines never intersect with each other. If they do so, they would mean that there are two directions of the magnetic field at the point of intersection, which is impossible. मतलब कि फील्ड लाइंस है, जो भी इमेजिनरी लाइंस निकल रहा है, वो कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा भैया? भैया बता दो कि अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा? इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा? देखो, हमने बोला कि एक फील्ड लाइंस यहां से निकला और यहां जाके यहां इंटरसेक्ट कर गया। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और इसको पहले साफ करते हैं, इसको साफ करके आपको फिर समझाते हैं। यहां पे देखो, हमने बोला कि ये एक मैग्नेट है और यहां से दो तीन लाइन ऐसे निकले हुए हैं।
हमने बोला कि एक लाइन ऐसे निकला और यहां इंटरसेक्ट कर गया, यहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। हमें अभी थोड़ा सा जब डीप में चलेंगे, जब 12th में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो ये बताया जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ बना रहा, सर्कुलर लूप बना रहा ना, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे, इसके लिए, इस लाइन के लिए अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ही बताता है उस पॉइंट का डायरेक्शन, ये होगा इस पॉइंट पे, इस वाले ले पे अगर यहां ड्रॉ करें तो टेंजेंट ऐसा होगा। बताओ जरा ऐसा कि कोई एक ही पॉइंट पर दो इंसान खड़े हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम जैसे, एक ही पॉइंट पे फील्ड लाइंस गए और यहां से एक ही पॉइंट पर इनकी दो डायरेक्शन, मतलब एक आदमी दो तरफ कैसे चला गया, एक ही जगह से, एक ही आदमी है, एक आदमी इधर भी चला गया, एक आदमी इधर भी चला गया, ऐसा पॉसिबल है? एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कभी भी पॉसिबल नहीं है। वही लिखा हुआ है इफ दे डू सो, मतलब अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, that would mean that there are two directions of the magnetic field at the point of intersection। एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन हो जाएंगे, which is impossible, जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। मतलब क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस में ऐसा है, आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं सिंपल कर देता हूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, सोचो, जो एक बाहुबली भैया के बारे में आपने बात किया था, उनकी एक फील्ड है, उनका एक फील्ड है, तो उनको लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो किस आधार पर लोग उनको जानेंगे? जैसे मान लो कि वो यहाँ उनका घर है, तो इनके पास वाले लोग, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे ना, थोड़ा दूर जाएंगे तो बहुत कम लोग, धीरे धीरे लोग कम होते जाएगा, और दूर जाएंगे मतलब जहां इनकी फील्ड लाइन खत्म होती होगी वहां के बहुत कम लोग इनको जानते होंगे। मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे इनकी पावर, इनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। सिंपल भाषा है ना, जैसे जैसे इनसे दूर जाएंगे इनकी पावर या पकड़ धीरे 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 कमजोर होते जाएगी। वैसे ही मैग्नेट्स में भी है कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक, जैसे हम एक बार मैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट बनाते हैं और इसके पीछे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो इनके बीच का जो ये क्लोजनेस है, रिलेटिव क्लोजनेस इसका नाम देते हैं, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक, या रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस। इनके बीच में जितनी नजदीकी होगी, जितना नजदीक होंगे उतना स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्ट्रेंथ, और जितना दूरी होगा, अगर इनके बीच में दूरी की बात करें ज्यादा, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिलेटिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्लोजर द लाइंस मतलब जो लाइंस नजदीक है, मोर विल बी द स्ट्रेंथ, जो लाइंस नजदीक है स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, दूर होगा लाइंस तो वीक होगा स्ट्रेंथ। सिंपल लैंग्वेज में समझेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा पावर क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि जितना पावर यहाँ भी हो उतना पावर वहां भी हो, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैं यहाँ छपरा में पढ़ा रहा हूँ तो आसपास के लोग मुझे जानते हैं, क्या पटना में कोई होगा, पटना में कोई पूछे, कोई आते हुए स्टूडेंट आप ही आ रहे होंगे, अगर पूछोगे कि भैया के पास जाना, अमृत भैया के पास जाना, तो शायद बहुत कम लोग जानेंगे या नहीं भी जानेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आओगे तो शायद लोग आपको, लोग मेरे नाम से बता देंगे आपको, हाँ उनके वहां जाना है, वहां पे जाना है, या कोई लोकल एरिया है, लोकल जगह है, कोई मंदिर की हम खोजते हैं, तो पटना वाले लोग नहीं बता सकते हैं कि हमारे पास में द्वारिकाधीश नैनी मंदिर है। लेकिन जैसे 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 नजदीक आएंगे उतने लोग, ज्यादा लोग जानेंगे, मतलब जितनी ही नजदीकी बढ़ेगी, जितनी क्लोजनेस होगा लाइंस के बीच में, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम होगा। ये था मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। सिंपल भाषा में फिर से समझ क्या, कहां से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ की तरफ जाता है, खत्म हो जाता है, और अंतर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, एक क्लूज लूप का फॉर्मेशन करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी टच नहीं करते हैं, अगर टच करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इनके बीच का जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो बताता है उनके बीच का स्ट्रेंथ कितना है। फील्ड लाइंस के बीच का जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो बताता है कि स्ट्रेंथ कितना है। अगर पोल के पास में बहुत ज्यादा रिलेटिव क्लोजनेस है, बहुत क्लोज फील्ड लाइंस है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। मतलब पोल्स के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो सबसे ज्यादा मानी जाती है कहां पे, दोनों साइड के पोल्स पे, मैग्नेट के दोनों पोल्स पे। एक और प्रॉपर्टी हमने पहले ही बोल दिया था लेकिन इसमें लिखा नहीं है, प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड।
मैग्नेट के दो पोल्स को कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट टाइम्स इसको तोड़ देंगे फिर भी नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक साथ ही रहेंगे। इनका जन्म जन्म का रिश्ता है, जन्म जन्म का साथ है, ये दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्योंकि मैग्नेट को कितने बार भी तोड़ा गया, नॉर्थ और साउथ उसमें पाया गया, यानी कि टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। आपको समझ में आएगा सिंपल भाषा में। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाएंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे पता चलेगा, कैसे हम जानेंगे किधर डायरेक्शन है उसकी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू कितना होता है, कहां कहां जाएंगे तो कैसे होगा। और चूंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और अपने साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो इन दोनों टॉपिक को इसी स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू क्या होता है। सिंपल सी भाषा पहले आपको समझा देते हैं। हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड का आपको एक्सपेरिमेंट पहले ही बताया था, तो उसमें आपको समझाया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके में अगर करंट हम फ्लो कराते हैं तो उसके बगल में रखा हुआ कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हमने एक बात आपसे बचा के रखी थी जो इस टॉपिक में आपको समझाना था, वो क्या था कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, मतलब जितना ज्यादा करंट दिया जा रहा था, ऑस्टर्ड ने क्या किया था, 2 3 4 बैटरी और बढ़ा बढ़ा के लगाया, तो जितना ज्यादा वो करंट दे रहा था उतना ज्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा था, मतलब जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा था। इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा सॉरी जितना ज्यादा हम करंट की जितना ज्यादा हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, उतना ज्यादा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट भी बढ़ते जाएगा। उसी बात को लिखा हुआ है, when electric current flows through a metallic conductor a magnetic field is produced around it, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऑस्टर्ड साहब ने यही कहा था, the pattern of magnetic field produced by a conductor carrying current carrying conductor depends on its shape। अब शेप कैसा है, आपको अलग अलग शेप पढ़ना है, सर्कुलर शेप पढ़ना है, एक सिंगल स्ट्रेट वायर पढ़ना है, रिंग शेप पढ़ना है, सब पढ़ेंगे, सोलेनॉइड टॉरॉइड सारे को देखेंगे हम लोग। तो शेप के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पर डिपेंड करता है, जो पैटर्न होता है फील्ड लाइंस का वो डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कहां होगा, डायरेक्शन उसकी क्या होगी, उसकी बात करते हैं। The magnetic field lines around a current carrying conductor, straight conductor, are concentric circle whose center lies on the wire। एक करंट है, एक कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ रिंग बना के रहेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप समझ दो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और बड़ा, मतलब एक ऐसा रिंग जिसका सेंटर कहां लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा इसके ऊपर। सोचो ये वायर है, एक सर्कल ऐसा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर और बड़ा, मतलब ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और उसका सेंटर लाई कहां करता है, ऑन द वायर, वायर के ऊपर लाई करता है। अब इसके ये तो डायरेक्शन हो गया उसका कि किधर होगा, शेप कैसा होगा, कैसा बनाएगा, उसकी बात हो गई। अब आते हैं मैग्नीट्यूड की बात। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पासिंग थ्रू द वायर। हमने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, आपको पहले से पता होगा। तो पहले जो ऑस्टर ने देखा था कि जैसे ही हम करंट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जा रहा है, क्षेत्र उसका बड़ा हो जा रहा है, मतलब मजबूत बन जा रहा है। वो इसका है कि जैसे ही हम करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, ये तो आपको पता है। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे 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 हम इसके दूर जाएंगे क्या होगा, जैसे जैसे हम इसके दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा ना। जैसे हम इसके नजदीक आएंगे मतलब आर घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, यानी कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है, आर एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट है इस फील्ड से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर एक फील्ड है। जैसे ये नजदीक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नजदीक कम हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, दूर ले जाएंगे ये बड़ा यानी मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो ये एक वायर है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर ऐसे लगा हुआ है, ये कंडक्टर है। अगर इसमें हम करंट डालते हैं तो इसके चारों तरफ ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या, मतलब चूंकि ये 2D डायग्राम है, हम इसको 3D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आपके सामने हम 3D दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने समझाने की कोशिश किया था, इससे आप समझ सकते हो। तो हमने क्या देखा
कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के तरह में ये बना, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब आते हैं, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सिंप्लीफाइड करेंगे कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाई R होता है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाई R, ये I ऊपर और R नीचे होगा। आगे जाएंगे तो हमें 12 में फिर पढ़ना होगा इसका पूरा डिफाइंड फॉर्मूला, तो वहां हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आते हैं, हमने मैग्नीट्यूड का बात कर लिया, अब बात बची किसकी, अब बात बचती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में, डायरेक्शन बताने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था मैक्सवेल। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं जिसने एक पैर पे पूरा मैच हरवा दिया था अफगानिस्तान का और अपने पक्ष में मैच लेके चला गया था, वो मैक्सवेल नहीं। देखिए सीटी बजाना, सीटी बजाना, सीटी मत बजाना, आप किसी के पीछे सीटी मत बजाना, क्योंकि हमारे पीछे कोई सीटी बजा रहा है, आप किसी के पीछे सीटी मत बजाना, हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको भी कोई डिस्टर्ब करके जाएगा। इसलिए आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। ये डायरेक्शन क्या है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल आता है, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, रिस्पेक्ट से बोलनी पड़ेगी। मैक्सवेल आते हैं और बताते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उसका डायरेक्शन किधर है। बाय कन्वेंशनल है डायरेक्शन डिफाइन। हमने पहले ही बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन होते हैं वो कोई फिक्स नहीं है, हमने उसको बताया, एक रूल बनाया गया, कैसे बनाया, क्योंकि ये रूल लिखा है ना, राइट हैंड थंब रूल है, ये रूल है, ये पूरा लॉ नहीं है, इसका कोई डिफाइंड मतलब ऐसा नहीं लिखा गया कि इसी तरीके का होगा, ये एक रूल है। क्या है, हम बात करें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में, देखें एक कंडक्टर है, इनके अकॉर्डिंग क्या बात हुई थी, एक कंडक्टर है, अगर हम सोचते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो अपने राइट हैंड को उठाओ, अपने थंब को निकालो, थंब को निकालो, अंगूठा निकालो, अंगूठा छाप नहीं बोलो, अंगूठा निकालो, और ये करंट की तरफ, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर की तरफ ये अंगूठा करो, और ऐसे कर दिया हमने अंगूठा। अब क्या करना, अपने उंगली को कर्ल करना है, उंगली को ये क्या है, कर्ल करेंगे, उंगली को कर्ल करेंगे तो ये इस राउंड में घूम रहा है ना, इस डायरेक्शन में घूम रहा है क्या हमारा उंगली, इस डायरेक्शन में घूम रहा है क्या, ध्यान रखना राइट हैंड ही यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड यूज करेंगे कब, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा, तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा सॉरी, करंट जिधर है उधर डायरेक्शन, और इसको कर्ल करेंगे, अगर इसको पलट दे, करंट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ अगर करंट है तो इसको पलट दिए, डायरेक्शन को नीचे कर दिए, अब इसको कर्ल करें, मतलब ऐसा डायरेक्शन हो गया, सिंपल भाषा है। इसका नाम दिया गया था, एक और नाम से जाना जाता है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल मतलब अगर ये डायरेक्शन है करंट का, करंट का डायरेक्शन ये है, अगर करना है इसको, तो अगर स्कील को अंदर घुसाना है तो क्या करेंगे, हमने बोला ऐसा, तो ऐसे डायरेक्शन, ऐसे अंदर घुसाने के लिए घुमाते हैं ना अंदर की तरफ, ऐसे घुमाते हैं अंदर की तरफ, तो ये कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने देखा कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है, मैक्सवेल को उसको कॉर्क स्क्रू रूल क्यों कहते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड किया गया, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया गया, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि एक सर्कुलर रिंग से कैसे करंट फ्लो करेगा या मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, फिर एक सोलेनॉइड से कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है आज की वीडियो में, झांस बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरे गले से बार बार खांसी आ रही है, नाक में जलन हो रहा है, इसीलिए हम वीडियो को यही रोक दे रहे हैं। और अभी तक का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपके दिमाग में जेरॉक्स कर दिया है आपके भैया ने, तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कर लिए हो ना, मुझे पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो, तो अपने उस दोस्त के पास भेज दो जिसने अभी नहीं देखा है, उस दोस्त को शेयर भी कर दो, और शेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके भैया का एक प्यारा सा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होता है, इसको लिखना, फिर आपको डिलीवर करना, आपको समझा देना, इसमें बहुत मेहनत है। तो बस भैया के लिए एक छोटा सा काम करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तो कर दो, नहीं किया तो फिर से कर दो, और फिर क्या कर रहे हैं, शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपका भैया ने जो आपको समझाया है वो समझ में आया है या नहीं आया है, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा वीडियो फुल देखा है, एंड तक देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुड्डा गुड़ी और मेरे कमांडोज, आपने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए आगे भी दिखाते रहिएगा, बस आपका भैया आपके लिए आगे काम करते रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने उस टॉप होने के ख्वाब को जगाए रखना, और टॉप होके दिखाना, टॉप करके दिखाना, बस अपने भैया के साथ लगे रहो, काम करते रहो, टॉप कर जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।